तो दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 सीटों पर मतदान हो रहा है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ दिनेश कुमार अग्रवाल बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका स्वदेश न्यूज में। और अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अंशुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंशुल जी आपके पास आना चाहूंगी कि 3 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान है और कितना दमदार आप महसूस कर रहे हैं तीनों सीटों पर। राजनीतिक जीवन में जब जब भी मतदान होता है यह लोकतंत्र का सबसे पावन और सबसे बड़ा हवन कहलाया जाता है। और छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी समझदार है और छत्तीसगढ़ की जनता सुबह से आप देख रहे हो कि अभी दिनांक तक, अभी इतने बजे तक 15% तक का मतदान हो गया है। उम्मीद यह की जा रही है कि शाम आते आते सबसे ज्यादा मतदान होगा छत्तीसगढ़ में। और मैं छत्तीसगढ़ की जनता से जो अभी घर में है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यह विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के पावन हवन में आप जाइए और अपनी बड़ी से बड़ी मतदान रूपी एक आहुति अवश्य दीजिए, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके, संविधान मजबूत हो सके और देश मजबूत हो सके। और तीसरी बात, मैं अगर राजनीतिक तौर से अगर बात करूं तो राजनीतिक तौर पर यह निकल कर आता है कि अभी मैं आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, तो वो पानी पी पी के कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे। लग ऐसा रहा था कि स्वयं प्रधानमंत्री जी विपक्ष में है, वो अपने 10 वर्षों का कर्म बताने के लिए बाध्य ही नहीं थे, क्योंकि सच्चाई ये थी कि पिछले 10 वर्षों में एक भी ऐसा बड़ा काम जो जनता जनार्दन के समक्ष कर पाए हों, एक भी बड़ा ऐसा काम जो जनता जनार्दन के फायदे के लिए कर पाए हों, वो उनके लिए बताने के लिए कुछ नहीं था। जब ये प्रश्न खड़ा करते हैं, जब कांग्रेस के ऊपर खड़ा प्रश्न करते हैं, तो जनता वहां बैठी हुई पूछती है कि मान्यवर आप ही ने तो 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का वादा किया था, एक आध बन गई है क्या? मान्यवर आपने ही तो कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अगर इसे महंगाई नहीं कहते तो किसे महंगाई कहते हैं, ये जनता पूछ रही है। कांग्रेस तो जो अपना स्टैंड न्याय को लेकर खड़ी है वह खड़ी है, वो आप ही से पूछती है कि आपने कहा था कि 12 रुपए में चीनी दे दूंगा, कितने रुपए में मिल रही है? आप ही ने तो कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और शाइनी इंडिया के तहत मैं देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दूंगा। उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे 250 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा दिया, वो जनता पूछ रही है। तो इनके पास बताने कुछ नहीं है। और लोकतंत्र के पावन हवन में आप देखिए आने वाला न्याय जीतेगा और व्यक्ति विशेष का घमंडवाद, जो व्यक्तिवाद है, वो हिंदुस्तान में हार कर आएगा, ऐसा मेरा पूरा बिल्कुल अंशुल जी। लेकिन फिलहाल बात 3 सीटों की छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो उस पर आप जवाब दीजिए कि कितना दमदार आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं 3 सीटों पर। इसके पहले प्रथम चरण का मतदान जब हुआ था, तब कहीं ना कहीं मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया था कि इस सीट पर वो हारने वाले हैं, तो हफ्के भपके आते हैं और यहाँ पर 24 घंटे से ज्यादा रुकते हैं बिना किसी शेड्यूल प्रोग्राम के। हालांकि वो हमारे बहुना है, आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। अब आप इस बात को देख लीजिए, इन 3 सीटों पर भी इनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये हारने वाले हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है, अब वह रोजगार चाहती है। अब वो जो महंगाई से त्रस्त हो चुकी है राजनांदगांव की जनता, कांकेर की जनता, महासमुंद की जनता, वह उस महंगाई के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इसलिए हफ्ते भफ्ते में यहीं पर गृह मंत्री जी कल बयान देते हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं होना चाहिए, इसकी वाद की राजनीति नहीं होना चाहिए, रोगन्य मुसलमान की राजनीति नहीं होना चाहिए। जाति धर्म हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम जब जब बीजेपी के श्रीमुख पर आ जाए तो यह समझ लेना चाहिए चाणक्य नीति के अनुसार कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जीतते हुए नजर आ रही है। और ये कल सिद्ध हो गया। चलिए अंशुल जी भूलिएगा नहीं, लेकिन कि 3 बार से छत्तीसगढ़ में इन तीनों सीटों पर बीजेपी जीतती हुई आ रही है। लेकिन दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश जी इतिहास बदलेगा, इतिहास बदलेगा जी। दिनेश जी आप कहिए। सर्वप्रथम तो आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और जिसमें मतदान करने का अधिकार सबको है। मैं सभी से, आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम जहां जहां चुनाव है आप जाइए और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अपने यज्ञ में आहुति दीजिए। मैं अपने प्रवक्ता भाई को सुन रहा था, कितनी सफाई से झूठ बोलने की महारत इन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। इनकी दाद तो ये जनता देने वाली है। आज मैं इनको सुन रहा था जो 70 साल से इस देश में एक सड़क नहीं बना पाए, एक पुल पुलिया नहीं बना पाए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, उनको मैं सुन रहा था। ये बात कर रहे थे देश की। अरे देश किस में होता है ये आपके राहुल गांधी जी को नहीं पता। आपके राहुल गांधी जी को ये पता है
कि विदेश घूमने कब जाया जाता है? जब कोरोना का काल होता है। आपका राहुल गांधी जी विदेश की सैर करते हैं, ये पूरे देश ने देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रही बात आप बोलते हो हिंदू मुस्लिम की, आप बता दीजिए देश में एक भी दंगे हुए होंगे तो हिंदू मुस्लिम के, आपके राज्य में कितने हिंदू मुस्लिम कट जाते थे, ये पूरा देश देखा था। आप बात करते संविधान की, आप बात करते देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की। आपके जमाने में नेशनल हाईवे देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती थी, नेशनल हाईवे में इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे। आज देखिए, अगर नहीं दिखता है तो मैं प्रवक्ता भाई को बोलूंगा कि मेरे से 2 चश्मे ले ले। आज ये चुनाव है भूपेश बघेल के खिलाफ, जिसने गोबर जैसे चीज का घोटाला किया था, जिसने राशन चोरी किया था, राशन घोटाले थे, जिसने शराब घोटाला किया था, जो कोरोना का मार था, लोगों को दवाई की जरूरत थी, भूपेश बघेल जी ने दारू बेचने का काम किया था, दारू बेचने वाली सरकार बन गई थी, उसका नतीजा हुआ। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बात करेंगे ये प्रधानमंत्री आवास खाने वाले गरीबों का, ये क्या बात करेंगे? इनके खुद के मंत्री टीएस बाबा ये कहकर इस्तीफा दिए थे कि मैं इस पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री आवास देने में पूरी तरीका से विफल हो गया हूं। ये हम नहीं कहते, इनके आदमी, इनके नेता कहते थे। आज आपने देखा होगा इनके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू जी ने इस्तीफा दे दिया और ये बोल के इस्तीफा दिया जो राम मंदिर का विरोधी है, जो राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, उस पार्टी में मुझे रहने का हक नहीं है। इन्होंने ये कह के इस्तीफा दिया कि ये किसानों के विपक्ष में काम करने वाली सरकार है। ये हम नहीं बोल रहे, इनके खुद के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे रामविलास साहू जी ये, और ये बोलते हैं इनकी पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को वोट देने जा रही है। और दर्द इनको हो रहा है, ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। अरे भाई, ईवीएम हैक नहीं हुआ, कांग्रेस की नीतियां हैक हो गई। कांग्रेस जिस हिसाब से विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का राहुल गांधी काम करते थे, उसके खिलाफ मतदान होगा। ये मतदान होगा। हमने देखा है भारत और रूस और यूक्रेन का जब लड़ाई होता है तो हमने सबने देखा है, कोई देश अगर युद्ध रोक देता है और मेरे भारत का अगर व्यक्ति झंडा लेकर, लेकिन दिनेश जी, भले ही 3 बार से बीजेपी जीत रही हो, लेकिन यहाँ पर बात करें तो चुनौती बीजेपी के लिए भी इस बार है क्योंकि पूर्व सीएम मैदान में है। राजनांदगांव की बात ले लो। कौन सीएम? वही सीएम जो चारा गोबर घोटाला करने वाला, भू माफियाओं को करने वाला, एक वर्ग विशेष का ढेबर जी का पूरा दान कर देने वाला इस प्रदेश को, वो भूपेश बघेल। जो राज्यसभा के 3 सांसद का चुनाव होता है और पूरे बाहर के लोगों को लाके राज्यसभा का पद देते हैं, वो भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं। अरे उनकी तो जमानत जब्त हो गई है। आपने विधानसभा चुनाव देख लिया था, भूपेश बघेल के चेहरे में इन्होंने चुनाव लड़ा था और क्या स्थिति। चलिए लौटूंगी आपके पास, इसका जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी, आप कहिए। मान्यवर ने अभी हमको झूठा था, ये आवाज ठीक करा देंगे, इको को मेरी आवाज रिपीट होगी जी, ठीक है। अभी मान्यवर ने बहुत सारी बातें कही और हमको कहा कि झूठा भी हो गए हो, ये भी हो गए हो। सच बताते बताते कितना झूठ बोल जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब। इन्होंने कहा कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, जिस कमरे में आप बैठकर अभी इतनी बड़ी हुंकार भर रहे हैं ना, वो कांग्रेस की जमाने की देन है। मान्यवर, जिस स्कूल में और जिस कॉलेज में आप पढ़े होंगे और जिस कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो कांग्रेस की देन है। जिस एम्स में आपके वरिष्ठों का इलाज चल रहा होगा, वो कांग्रेस की देन है। जिस स्वास्थ्य केंद्र में आप जाते होंगे, वो कांग्रेस की देन है। और ये लोकतंत्र का पावन सुंदर हवन जो हो रहा है। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोट डल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 35.47% मतदान हो चुका है। राजस्थान में सुबह 11 बजे तक 26.84% मतदान हुआ। बिहार में सुबह 11 बजे तक लगभग 21.68% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश में 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 35.47% मतदान हुआ है। राजस्थान की बात करें तो सुबह 11 बजे तक लगभग 26.84% मतदान। बिहार में सुबह 11 बजे तक 21.68% मतदान हुआ है। तो 11 बजे तक मतदान का जो प्रतिशत है वो हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक 35.47% मतदान छत्तीसगढ़ में हुआ है।
चलिए एक बार फिर से हम चर्चा में लौटेंगे। अंशुल जी, तमाम तरीके के जो आरोप है वो आप पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस किसान विरोधी है, कांग्रेस की नीतियां हैक हो गई है। बिंदुवार तरीके से जवाब दे रहा था बीजेपी साथी प्रवक्ता की। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में राहुल जी जो होते हैं वो विदेश समझ जाते। तो ये सोचिए सरकार का कितना बड़ा फेल्यूर है कि देश का कोई नागरिक विदेश घूमने चला जाता है और आप सारे एयरपोर्ट कोरोना काल में बंद करते हैं। आप सोच लीजिए सरकार का कितना बड़ा फेल्यूर है। मान इतना तो झूठ मत बोला करिए, जब पूरे देश के एयरपोर्ट बंद है, पूरे विदेश के एयरपोर्ट बंद है और आप कहते हैं कोरोना काल में राहुल जी विदेश घूमने चले जाते हैं। इन्होंने एक और बात कही, रूस यूक्रेन युद्ध को हमारे मोदी जी फोन लगाकर रुकवा देते हैं। तो मोदी जी का वो डाटा खत्म हो जाता है कि वो बैलेंस खत्म हो जाता है। जब मणिपुर जलता है तो वहां पर फोन क्यों नहीं लगा पाते? जब बीरनपुर की घटना होती है तब वहां पर फोन क्यों नहीं लगा पाते? जब उत्तर प्रदेश में मेरी बहन के लिए नग्न करके जला दिया जाता है वहां पर फोन क्यों नहीं लगा जाते? जब हाथरस में वो इनके खुद के केंद्रीय मंत्री का बेटा जब बच्चों के ऊपर गाड़ी चला देता है, किसानों को मार डालता है, तब वहां पर फोन लगाने में क्या हो जाता है? जियो दंदनादन नहीं चल पाता है क्या? ये झूठ बात की राजनीति ना करें तो मैं समझता हूं बेहतर होगा। जनता को बदलाने का कोशिश मत करें। तीसरा प्रमुख मुद्दा आपने उठाया कि भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी है, भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी है, चारा घोटाला किया है, कोल घोटाला किया है, गोबर घोटाला किया है। मान्यवर आपने आरोप लगा दिए, आप चुनाव जीत गए, लेकिन आरोप की साक्ष्य का क्या? आज 6 महीने से ऊपर आपकी सरकार हो चुकी है। आज दिनांक तक एक भी आरोपी को जेल में अगर आपने नहीं डाला है तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि गृह मंत्रालय उचित कार्य नहीं कर रहा है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी जवाब दीजिए, तमाम जो आरोप लगाते हैं लेकिन क्यों जेल नहीं हुई अब तक? 6 महीना हो गया। इनका सिलसिलेवार जवाब देना चाहूंगा मेरे प्रवक्ता महोदय का। ये बोलते 70 साल में स्कूल खोला है। मैं आपको बता देना चाहूंगा ये रायपुर का जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ना, ये इनकी देन नहीं है, दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल की देन है जिन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय दिया। एम्स की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में अगर एम्स मिला है ना तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। झूठ तो मत बोलो। और जो दिल्ली का एम्स है, सुन लीजिए भाई साहब, ये एम्स अटल जी का देन है। अगर ये झूठ है तो आपको जनता जरूर बताएगी। आपने बात किया है कॉलेज का, कॉलेज जितने छत्तीसगढ़ और देश में एकलव्य कॉलेज खुल रहे हैं आज बिहार आदिवासी अंचल में, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप बात करेंगे किसान की, अरे किसान क्रेडिट कार्ड तो हमने लाया, किसान फसल बीमा हमने लाया, 70% सब्सिडी हमने दी, एमएसपी का रेट 10 साल में हमने दोगुना करने जा रहे हैं। हमने दिया 3100 रुपए क्विंटल और एक मुफ्त पेमेंट हमने दिया, महतारी वंदन योजना हमने दिया, प्रधानमंत्री आवास हमने दिया, शौचालय हमने दिया, सीएए हमने दिया, देश को मजबूती हमने दी। और रही बात आपके फाफन में, तो हम हथियार खरीदते थे, आज मेरा भारत हथियार बेचता है। आज आत्मनिर्भर बनने जा रहा है मेरा देश। और आप बात करते हैं मणिपुर की घटना की, बीरनपुर की घटना की। बीरनपुर घटना आपकी देन थी भाई साहब, पूरा देश ने देखा है। और मेरा साझा का एक बेचारा गरीब मजदूर को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसका अधिकार दिया तो गरीब को टिकट देकर ये संदेश दे दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी गरीब की सरकार है। अगर ये प्रदेश का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगर आदिवासी बनता है, कि आदिवासियों के नेतृत्व की बात है, क्योंकि आप आदिवासी हित की बात करते थे लेकिन कभी देश में आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया। अगर मेरी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती तो आपके पेट में दर्द होता है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते थे कि एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति बने। ये सम्मान अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी, सब कुछ बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने आखिर क्या किया है? क्योंकि साहू समाज आदिवासी की बात करें तो आदिवासी के हित के काम भी बीजेपी ने किए हैं, और कांकेर और महासमुंद सीट ले लो तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, आदिवासियों के लिए क्या किया आपने? बीजेपी के प्रवक्ता का शगुफा तोड़ने का प्रयास करता हूं। इन्होंने कहा भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। तो भारत जब आत्मनिर्भर बनता जा रहा है तो मान्यवर हम उसी भारत के रहवासी हैं जिस भारत में आज दिनांक में एक व्यक्ति ऐसा है जो 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाता है, और वही किसान आज 24 रुपए दिन कमाता है। ये बीजेपी के पिछले 10 वर्ष के कर में कितना सुंदर भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है कि हर 15 मिनट में एक किसान अपनी जान दे रहा है, और कुछ कॉर्पोरेट मित्र जो 24 से 25 लोग हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं। ये ऐसी कैसी लक्ष्मी जी की कृपा है जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 24 लोगों के पर हो रही है, किसान पर नहीं हो रही है?
मेरे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि सन 2021 में मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन आय दुगनी नहीं हुई, लागत 3 गुनी हो गई है भाई साहब। और जो जीएसटी लग रहा है कृषि उपकरणों पे, भूतो न भविष्यति, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। हंगर इंडेक्स में हम 117वें नंबर पर खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में डेली 80 लाख से 82 लाख लोग आज भोजन के लिए दो वक्त के भोजन के लिए तरसते हैं। धन्यवाद। तीसरी बात मैं आपको बता दी, युवाओं की बात। मेरे देश के हुक्मरान ने ऐसा डिक्टेटरशिप की राजनीति करी है कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी का आंकड़ा संसद के शुभ मंदिर पर आज दिनांक तक प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। जब हमने इतना अच्छा काम कर डाला है तो हम क्यों छुपा रहे हैं ये चीजें? जब हमने इतना 250 लाख करोड़ की इकोनॉमी बना दी, आप खुद कहते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी है। भारत का रेपो रेट भी बताते जाइए। आप खुद कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, भारत के उन पर कर्ज बता दीजिए। 250 लाख करोड़ कितने शून्य होते हैं, हमें और आपको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत की सच्चाई और वस्तु स्थिति ये है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं दिनेश जी। जिस तरीके से हमने, जी कहिए। मैं कंप्लीट करूं। इन्होंने एम्स की बात कही, इन्होंने विश्वविद्यालय की बात करी। सन 2014 के पहले हिंदुस्तान में मात्र 700 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। आज मोदी जी के आने के बाद 1700 विश्वविद्यालय हो गए हैं। लेकिन विडंबना ये देखिए कि विश्व पटल पर एक भी विश्वविद्यालय का टॉप 1000 में नाम नहीं है। सन 2014 के पहले हमारे 177 विश्वविद्यालयों का नाम पूरे विश्व पटल पर हुआ करता था। शिक्षा की नीति और रीति आज मोदी सरकार के काम में ये हो चुकी है। इसलिए मोदी का चश्मा आपको निकालने की आवश्यकता है और देश के संविधान को और देश की वस्तु स्थिति को पढ़ने की आपको आवश्यकता है। 1600 करोड़ रुपए एक आदमी कमा रहा है एक दिन में और 24 रुपए दिन एक आदमी कमा रहा है एक दिन में। इसी भारत की मैं बात कर रहा हूं आपसे। जी चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, महंगाई मुद्दा तो इस चुनाव में है, क्योंकि हमने जनता का रुख भी जाना, जनता का भी यही कहना है कि महंगाई तो बढ़ी है, तो ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए तो है। बहन, मेरे भाई प्रवक्ता महोदय से आप पूछ लीजिए, आज एसी में बैठा है ना, तो इनकी इनकम आप सोर्स बढ़ी है। अगर कार में सफर कर रहे हैं, साइकिल में चलने वाला आज कार और हवाई जहाज का सफर कर रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ी है। जिस मजदूर को 80 रुपए मिलता था, अगर आज 400 और 500 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो पर डे वेतन मिल रहा है, तो उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ी है। ये बात कर रहे थे। देखिए, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। आज हम सब ने आपने देखा है कि आज जिस हिसाब से अभिनंदन की 7 घंटे के अंदर रिहाई होती है, इनके राज में हमने देखा था कि सरबजीत कैसे के सर काट दिए जाते थे। हमने देखा इनके राज में सेनाओं के हाथ बांध दिए जाते थे, पत्थरबाजी होती थी। हमने देखा है कश्मीर को 370 का काला कलंक इन्होंने दिया था, जिसको हटाने का काम मोदी जी ने किया है। हम सब ने देखा है कश्मीर से जिस हिसाब से हिंदुओं का पलायन हुआ, उसके दोषी ये कांग्रेसी है। हमने देखा है कि देश में आज राम मंदिर के नाम से कितने कार सेवकों को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया था, कितने कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी। हमने देखा है गोपाष्टमी के दिन दत्तात्रेय महाराज के गौ सेवकों के ऊपर 800 गौ सेवकों को गोलियों से इन्होंने भून दिया था। हमने देखा है सिख दंगे, इन्होंने सिख का दंगा करवाया। लेकिन मुझे गर्व है मोदी जी के ऊपर कि 8-9 साल 10 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। दूसरा मैं बता देना चाहूंगा, इनके राज में हर साल बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन हिम्मत नहीं है। चलिए दिनेश जी, समय कम है, अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर अंशुल जी की ले लेते हैं। अंशुल जी, आप कहिए जल्दी। गौ सेवक की इन्होंने बात करी और करपात्री महाराज की बात करी, तो 10 वर्षों में 303 प्लस सांसद वाली पार्टी के प्रवक्ता से मैं यह पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय पशु गौ माता को तो घोषित कर दिया होगा। मोदी जी ने बड़ा प्रेम करते हैं ना गौ से, और गौ माता को बड़ा प्रेम होता है, तो उन्होंने तो कर दिया होगा। उनके पास तो कोई रुका नहीं होगा, कानून भी ला दिया होगा, जैसे 3 काले कानून लाए थे, है ना। तो राजनीतिक रोटियां यहाँ मत सेके। हिंदी पट्टी पे गौ माता माता हो जाती है, यहाँ पर मम्मी हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट में यम्मी हो जाती है। बड़ी दोहरे चरित्र की राजनीति है। कश्मीर में 10-12 प्लॉट खरीद लिए होंगे मान्यवर, उसको उसका अधिकार ही नहीं मिल रहा है और सेना के हाथ बांध दीजिए जाते। चलिए, फिलहाल 3 सीटों पर मतदान है और दोनों के लिए चुनौती है, तो देखना होगा कि आज जो मतदान हो रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुए वो शाम 6 बजे तक चलेंगे और देखना होगा कि इसके नतीजे क्या कुछ निकलते हैं। फिलहाल मतदान से जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वदेश न्यूज पर सबसे पहले देश।